हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लासेस। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? आज की क्लास पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास में कौन कौन से ब्रिटिश अधीक्षक नियुक्त किए गए। सबसे पहले ब्रिटिश अधीक्षक में हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। सन 1818 कब? सन 1818 में छत्तीसगढ़ में पहली बार ब्रिटिश शासन के अधीन, कौन से? 1818 में ब्रिटिश शासन के अधीन हुआ। कब हुआ? 1818 में छत्तीसगढ़ सबसे पहली बार ब्रिटिश शासन के अधीन यानी ब्रिटिशों के अधीन रहकर यहाँ पर राज्य का जो सभी काम है ना ब्रिटिशों के हाथों में आ गया। इस क्षेत्र में ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित करने का मुख्य कारण क्या था? मतलब आपका जो इस क्षेत्र में ब्रिटिश क्षेत्र का जो महत्वपूर्ण जो अधीन आने का प्रमुख कारण था रघु जी तृतीय का वृद्ध होना। ये आपका रघु जी तृतीय का अल्प आयु होना यानी वृद्ध होना, मतलब बहुत ही अपने कमजोर अवस्था में था। उनका कोई पुत्र नहीं होने के कारण तो ब्रिटिशों ने यहाँ पर अपना कब्जे जमा लिया। छत्तीसगढ़ प्रशासन के लिए ब्रिटिश, अब देखिए कोई भी प्रशासन को चलाने के लिए एक सुपरिटेंडेंट अधिकारी होना बहुत जरूरी है। तो छत्तीसगढ़ में सबसे पहला जो ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट अध्यक्ष कौन था? आपका सुपरिटेंडेंट की नियुक्ति की गई इन्हें नागपुर के, अब जो इनका सत्ता संचालन जो मेन मुख्यालय कहाँ था आपका उस समय था नागपुर था। तो ये नागपुर के रेजिडेंट के अधीन कार्य करना पड़ता था। किसके? आपका नागपुर रेजिडेंट के अधीन ना। उसका जो सबसे पहला छत्तीसगढ़ में जो ब्रिटिश अधीक्षक कौन था? कैप्टन एडमंड था। सबसे पहला जो छत्तीसगढ़ में नियुक्त होने वाला ब्रिटिश अधीक्षक, मतलब ब्रिटिशों के अधीन यहाँ कार्यभार संभालने वाला सबसे पहला जो ब्रिटिश अधीक्षक कौन था? आपका कैप्टन एडमंड था ना। कैप्टन एडमंड के बारे में पढ़ते हैं। इन्होंने 1818 से 18 ईस्वी तक ब्रिटिश अधीक्षक का कार्यभार संभाला और जिनकी राजधानी क्या थी? राजधानी थी आपकी रतनपुर में ये नियुक्त किए गए थे। कौन? आपका कैप्टन एडमंड। छत्तीसगढ़ के प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक कौन थे? कैप्टन एडमंड थे। नागपुर के जो आपका देखिए अवलेश क्या है, नागपुर के जो भोसला राज्य पर नागपुर के जो भोसला राज्य पर ब्रिटिश संरक्षण के अंतर्गत, किसके? आपका ब्रिटिश संरक्षण के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम सुपरिटेंडेंट कैप्टन एडमंड है ना। सुपरिटेंडेंट कैप्टन एडमंड है ना, इसको याद रखेंगे। देखिए भोसला राज्य पर ब्रिटिश संरक्षण के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम सुपरिटेंडेंट कैप्टन कौन है? एडमंड था। उसके बाद 1818 में जो डोंगरगढ़ के जमींदार, कहाँ के जमींदार? डोंगरगढ़ के जमींदार, ये डोंगरगढ़ के जमींदार का विद्रोह हुआ था 1818 में। उस समय जब कैप्टन एडमंड थे तो उस समय डोंगरगढ़ के जो जमींदार का विद्रोह हुआ था। किंतु एडमंड ने क्या है, उसके बाद क्या है, एडमंड ने खैरागढ़ के जमींदार के सहयोग से विद्रोह का दमन किया और खैरागढ़ के जमींदार और डोंगरगढ़ के जो जमींदारी क्षेत्र को मिला लिया। किसने? ये कैप्टन एडमंड ने अपनी सूझबूझ से यह कार्य किया। उसके बाद है आपका कैप्टन पी वांस एग्नू। दूसरा आपका जो नियुक्त हुआ ब्रिटिश अधीक्षक वो था आपका कैप्टन पी वांस एग्नू। इन्होंने 1818 से 1825 तक रतनपुर क्षेत्र में ब्रिटिश अधीक्षक के रूप में कार्य किया। तो इनके जो महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से थे? रतनपुर में नहीं, ये रायपुर में नियुक्त किए गए ना। राजधानी थी इनकी रायपुर, इन्हें रायपुर में नियुक्त किया। कौन? कैप्टन पी वान एग्नू। तो प्रशासनिक, अब इन्होंने कौन कौन से प्रशासनिक सुधार किए? देखिए इन्होंने छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक ब्रांच की पुनर्गठन किया। प्रशासनिक सुधार में आपका इसने कौन से कार्य किया? इन्होंने छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक ब्रांच का पुनर्गठन किया ना। छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ब्रांच पुनर्गठन। दूसरा 1818 ईस्वी में छत्तीसगढ़ की राजधानी, अब इन्होंने क्या किया? पी वान एग्नू ने 1818 में छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है, वहां छत्तीसगढ़ की राजधानी को क्या रतनपुर से रायपुर स्थानांतरण कर दिया। ये देखिए छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर से रायपुर ले गए। तीसरा में क्या किया? इन्होंने 27 परगनों को क्या है 8 परगनों में सीमित कर दिया। अब देखिए परगने होता है क्या है, इन्होंने अब 27 परगनों को 8 परगनों में सीमित कर दिया ना। किंतु कुछ समय में ये 9 परगने हो गए, 9 परगने भी कर दिए।
9 परगनों में सीमित कर दिए, किंतु कुछ समय इन्होंने 9 परगनों कर दिए। उसके बाद पहला में आपका जो परगनी भाई थे, पहला रतनपुर, दूसरा रायपुर। रायपुर सबसे बड़ा परगनी था, तीसरा धमतरी, चौथा दुर्ग, पांचवा धमदा है आपका, छठवां नवागढ़, सातवां आपका खरोद हो गया, आठवां राजहरा दिल्ली राजहरा सबसे छोटा परगना था, दिल्ली राजहरा सबसे छोटा परगना था। उसके बाद नौवां बालोद तो क्या जो कुछ समय के लिए बनाया गया, बालोद तो क्या आधुनिक था, आधुनिक 9वें नंबर में बालोद को कुछ समय के लिए परगने बनाया गया। उसके बाद है व्यवस्था में सुधार हेतु, क्या अब जो इन्होंने अपने व्यवस्था में सुधार हेतु क्या किया, पटेल पद समाप्त कर दिए। ये आपका पटेल पद को क्या है, इन्होंने समाप्त कर दिया। अब उसके बाद निम्न पदों को भी नियुक्त किया गया। अब कैप्टन P1 एग्नू ने निम्न पदों की नियुक्ति किए गए। इसमें सबसे पहला है आपका बरार पांडे ना, याद रखेंगे बरार पांडे, दूसरा है आपका पोतदार और तीसरा है अमीन। देखिए अमीन आपको नहीं दिख रहा होगा, ये देखिए तीसरा है अमीन। पहला आपका बरार पांडे, दूसरा है पोतदार और तीसरा है आपका अमीन। तो ये थे कुछ पदाधिकारी नियुक्त किए गए कैप्टन P1 एग्नू द्वारा। अब भू राजस्व सुधार, देखिए कैप्टन P1 एग्नू ने कुछ भूमि राजस्व सुधार कार्य किए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने भू राजस्व लगान को 3 किस्तों में देने का प्रावधान किया। देखिए उस समय भी जो अंग्रेज जब आए तो किसानों से बड़ी मात्रा में लगानी कर वसूला जाता था। लगान एक प्रकार का कर होता था जिसमें किसान अपनी उपज का आधी भाग, 1/3 भाग जो अंग्रेजों को लगान कर के रूप में देता था। तो वही लगानी कर है, 3 किस्म देता है। आपका दूसरा है आपका प्रत्येक परगने में अमीन एवं 20-30 गांव के लिए। देखिए प्रत्येक परगने में वही बताया मैंने, अमीन एवं 20-30 गांवों के लिए पंड्या। अब 20 से 30 गांवों के लिए पंड्या अधिकारी नियुक्त किया गया। अब P1 एग्नू ने दिमाग लगाया कि देखिए जो 20 से जो एक गांव होगा उसको अमीन है, और जो 20 से 30 जो गांवों का समूह रहेगा उसको क्या है, पंड्या अधिकारी नियुक्त किया। देखिए एक अधिकारी होता है पंड्या, इन्हें इस गांव में जो लगान कर वसूल करेगा वो आपका पंड्या अधिकारी कहलाएगा। इनके शासनकाल में अब देखिए P1 एग्नू के शासनकाल में कुछ प्रमुख विद्रोह हुए। सबसे पहला विद्रोह है आपका 1818 में कौन सा विद्रोह है, आपका नवागढ़ का विद्रोह। और जो विद्रोह करता कौन थे, आपका महारसिया जमींदार थे ना। दूसरा में आपका 1825 से के बीच में गोंड विद्रोह हुए। अब ये जो कहाँ थे, गोंड राजा धमधा में है ना, गोंड राजा धमधा बीच हुआ। 1819 में सोना खान में विद्रोह हुआ। उस समय कौन थे, आपका राम साय थे। और दमन करता कौन थे, आपका कैप्टन मैक्सन थे ना, कैप्टन मैक्सन ने दमन कर दिया। उसके बाद है आपका 1824 से 25 में आपका हुआ परलकोट का विद्रोह, और जो विद्रोह करता है आपका गेन सिंह, और जिसको दमन करता है कैप्टन पेवे ने दमन किया। उसके बाद है आपका सावंत भारती विद्रोह, ये आपका कौन थे विद्रोह करता, सावंत भारती। तो ये कुछ प्रमुख विद्रोह थे कैप्टन P1 एग्नू के शासनकाल में। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं हम कैप्टन हंटर। देखो कैप्टन हंटर का जो शासनकाल है कुछ ही समय है, बहुत अवधि के लिए इन्होंने शासन किया, मतलब 1 ही साल किया कैप्टन। उसके बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट आता है आपका कैप्टन सैंडीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इन्होंने क्या ताहूतदारी के, यानी कैप्टन सैंडीज को ताहूतदारी के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। अब देखिए ताहूतदारी क्या होता है, इन्होंने ताहूतदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी, कैप्टन सैंडीज ने ताहूतदारी प्रथा की शुरुआत कर लोरमी एवं तरेंगा, आपका ये लोरमी एवं तरेंगा में ताहूतदारी यानी तालुका का निर्माण किया। किसका, तालुका का निर्माण किया। एवं शासकीय कार्यों में क्या है, जो भी शासकीय कार्य होता था आपका, ये देखिए शासकीय कार्यों में अंग्रेजी भाषा का प्रचलन किया। कैप्टन सैंडीज द्वारा किया गया। किसके द्वारा, कैप्टन सैंडीज द्वारा किया। प्रदेश में डाकतार, अब देखिए छत्तीसगढ़ में प्रदेश में डाकतार व्यवस्था का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया, कैप्टन सैंडीज के द्वारा किया गया। बस्तर व कांकेर, यानी बस्तर व कांकेर जमींदारों में के मध्य उत्पन्न विवाद को समझौता करवाया। देखिए इन्होंने बहुत से कार्य कराया कैप्टन सैंडीज ने, मैं आपको बताता हूँ। बस्तर व करोज जमींदारी, देखिए अब क्या है, ये आप जो देख रहे हैं बस्तर
बस्तर व कांकेर, बस्तर व करोद, करोद किसको बोलते थे, करोद प्राचीन नाम है। बस्तर व करोद और कांकेर की जमींदारियों के मध्य उत्तर विवाद में समझौता कराया। और जो कैप्टन सैंडीस ने ही ना जो रघुजी तृतीय से कैप्टन सैंडीस के द्वारा जो आपका ब्रिटिश अधीक्षक कैप्टन सैंडीस ने रघुजी तृतीय के मध्य समझौता करी यहाँ भूमि लगान कर के बारे में, जो रघुजी तृतीय के साथ उसका समझौता किया था। ओके, उसके बाद ये समझ में आप लोग। अब कैप्टन सैंडीस के बाद ही आता है कैप्टन, आपका आता है कैप्टन विल्किंसन। लेकिन कैप्टन विल्किंसन का कार्यकाल बहुत ही कम समय में था, तो कैप्टन विल्किंसन के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद कैप्टन क्राफर्ड। अब जो कैप्टन क्राफर्ड क्या था, ये छत्तीसगढ़ के अंतिम ब्रिटिश अधीक्षक है। कैप्टन क्राफर्ड का जो शासनकाल था 1828 से 1830 था। ये नहीं, ये 1828 आपका 1828 से 1830 था। तो देखिए कैप्टन क्राफर्ड के जो शासनकाल में एक प्रमुख घटना हुई थी, वो थी आपका जो भोसलों का सत्ता का हस्तांतरण, जिसमें अब क्या है, भोसलों का सत्ता का हस्तांतरण 6 जून, किसका 6 जून 1830 को 6 जून 1830 को किया गया। इसमें क्या, जो रघुजी द्वितीय की जो शासनकाल में पुनः मराठा को जो मराठा थी वो पुनः उनकी सत्ता को सौंपी गई। तो ये था आज के हमारे क्लास में जो छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश अधीक्षक ने कौन कौन से ब्रिटिश अधीक्षक नियुक्त किए गए। तो आपको सबसे पहले कैप्टन एडमंड रखना है, फिर आपको कैप्टन पी वांस एग्नू आए, फिर इनके शासनकाल में कैप्टन एग्नू शासनकाल में कौन कौन से विद्रोह हुए, भू राजस्व सुधार हुआ, लगानी कर हुआ और कुछ विद्रोह हुए। कैप्टन हंटर आया, कैप्टन सैंडीस, कैप्टन सैंडीस के बाद आपका कैप्टन विल्किंसन आया, फिर आपका कैप्टन क्राफर्ड। बस पहला और अंतिम क्या है, कैप्टन क्राफर्ड को बस आप लोग याद रखेंगे। ये छत्तीसगढ़ के अंतिम ब्रिटिश अधीक्षक थे और इन्होंने रघुजी तृतीय के साथ समझौता कर पुनः भोसला प्रशासन का सत्ता का हस्तांतरण किया, यानी एक बार फिर से पुनः भोसला शासन प्रारंभ किया गया। तो ये था हमारे छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश अधीक्षक की नीति। आगे नेक्स्ट क्लास में हम और पढ़ेंगे ब्रिटिश अधीक्षकों का पुनः मराठा शासन। तो आज की क्लास में इतनी। ओके, थैंक यू सो मच।